देशवासियों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। दोस्तों, कोरोना ने एक बार फिर बड़ा रूप ले लिया है। आज देश मुश्किल की दौर से गुजर रहा है। कोरोना की रफ्तार पहले से बहुत ज्यादा तेज हो गई। इसके नए स्ट्रेन पहले से ज्यादा खतरनाक हो गए। उससे बचाव बेहद जरूरी है। देशवासियों, आज मैं आपसे अपील करता हूं, अपना ख्याल रखिए, 2 गज की दूरी बनाकर रखिए, मास्क जरूर पहनिए, जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। याद रखना, छोटी सी भी लापरवाही आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। कोरोना की यह लहर पहले से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। आज ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं, ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। इसीलिए हम सबको नियम मानने होंगे, कड़ाई से नियमों का पालन करना होगा। मगर क्या हम इसके लिए तैयार हैं? सिनेमा हॉलों को बंद करना होगा, रेस्टोरेंट, शादियां, पार्टियां पर भी पाबंदी लगानी होगी। यहां तक कि चुनावी रैलियां भी बंद करनी होगी अगर जरूरत पड़े तो। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? देशवासियों, कोरोना एक बार फिर हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। कोरोना से हम लगभग जीत चुके थे, पर छोटी छोटी लापरवाहियों ने हमें एक बार फिर वहीं ला खड़ा कर दिया जहां से लड़ाई शुरू हुई। मैं आज पूछना चाहता हूं, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? कहां हुई हमसे इतनी बड़ी चूक? कुछ लोगों की लापरवाही का खामियाजा पूरा देश क्यों भुगते? ये वही लोग हैं दोस्तों, जब लॉकडाउन लगता है तो ये देश पर सवाल उठाते हैं। जब कोरोना की वैक्सीन आती है तो उस पर सवाल उठाते हैं। अगर ये लोग इतनी ताकत कोरोना के खिलाफ जंग में लगा देते तो आज ये दिन दोबारा देखना नहीं पड़ता। आज देश दोबारा लॉकडाउन के मुहाने पे खड़ा है। महाराष्ट्र में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगा हुआ है। हालत नहीं सुधरे तो संपूर्ण लॉकडाउन भी लग सकता है। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। नाइट कर्फ्यू के साथ साथ कई तरह की पाबंदी लगाकर कोरोना पर काबू पाने की कोशिश हो रही थी। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि यह सब दोबारा क्यों करना पड़ रहा है हमें? कोरोना के खिलाफ देश की जंग को कमजोर किसने किया? आइए और पूछिए मेरे साथ, क्योंकि आज मैं नहीं, आज पूछता है सारा भारत कि क्या इस वक्त देश में कोरोना पहले से ज्यादा खतरनाक स्थिति में नहीं है? क्या हमें पता नहीं है? कोरोना के खिलाफ जंग को किसने किया कमजोर? कोई तो होगा। सियासत करने वाले कोरोना के खिलाफ जंग में कब गंभीरता से हिस्सा लेंगे? और आज का सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, क्या कोरोना की वैक्सीन पर सियासत करने वाले अब बाज आएंगे? यह सवाल अकेला मैं नहीं, आप नहीं, आज हमारे साथ पूछता है सारा भारत। कोरोना वायरस की दूसरी लहर देश पर कहर बनकर टूट रही है। कोरोना से हर देशवासी खौफ में है। आंकड़ों की बात करें तो एक दिन में सबसे ज्यादा केस का रिकॉर्ड टूट चुका है। पिछले 24 घंटे में 1,70,000 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना एक्टिव केसों की संख्या 12 लाख को पार कर गई है। अब तक 1,70,000 से ज्यादा लोग कोविड-19 से दम तोड़ चुके हैं। Unfortunately, we are suffering, but we are very well conscious of the fact that we all have to be working together. And within
the systems also, if everybody is aligned towards a single goal, then we can certainly fight out. महाराष्ट्र में फैला कोरोना सारे रिकॉर्ड तोड़ते जा रहा है। दिल्ली में आंकड़े डराने वाले हैं। कोरोना की ये नई लहर पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। अब तो ये खतरनाक वायरस बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा। महाराष्ट्र और दिल्ली के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, यूपी और केरल में भी कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। महाराष्ट्र में तो दोबारा लॉकडाउन लगाने की अटकलें जोर पकड़ रही हैं। अब ये चौथी वेव आई है जो बेहद खतरनाक है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इतना तेजी से बढ़ रहा है कि बहुत सारे लोगों की समझ के बाहर है। स्थिति बेहद चिंताजनक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपकी सरकार पूरी तरह से स्थिति पे नजर रखे हुए। पिछले साल 25 मार्च को देश में लॉकडाउन लगाया गया था। कोरोना के खिलाफ देश ने ताली और थाली भी बजाई थी और 2 गज की दूरी का पालन भी किया। लोगों ने मास्क लगाने की आदत भी डाली। साल खत्म होते होते ऐसा लग रहा था कि जिस कोरोना के कहर से दुनिया के कई देश हार गए, उस कोरोना के खिलाफ भारत जंग जीत गया। लेकिन सवाल ये कि जीत के इतने करीब पहुंचने के बावजूद कोरोना दोबारा कैसे बेकाबू हो गया? इसके लिए जिम्मेदार कौन है, जिसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है? पूछता है भारत। आज हमारे साथ पूछता है भारत में जो भी हालात इतने गंभीर हैं और अचानक हमें लगा कि 15 दिन में कितनी बदल गई परिस्थिति। संजू वर्मा भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, आतिशी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी की और एमएलए हैं, संजय सराफ एलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मानव जायसवाल तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के रत्नाकर त्रिपाठी, शिवसेना के समर्थक किशोर तिवारी, संजीव उनियाल और डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हमारे साथ हैं। आज मैं शुरुआत करना चाहता हूं आतिशी और संजू के बीच में इस बात पर बहस हो कि आतिशी, अभी 15 दिन पहले तक ऐसा लगा था कि कोरोना जाने वाला है। 15, 20 दिन, 25 दिन पहले केसेस कम हो गई थी, वैक्सीन लगने लगे थे, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि एकाएक हालत पलट गए? एकाएक क्यों कोरोना के मामले इतने तेज हो गए? चूक किससे हुई? आतिशी। देखिए अर्नब जी, हम अगर सोचते हैं कि हम कोरोना को पूरी तरह से समझते हैं, उसके केसेस कब क्यों बढ़ते हैं, उसका कौन सा स्ट्रेन आता है, तो शायद ये कहना हम में से किसी के लिए भी अभी बेवकूफी होगी, क्योंकि अभी तक इस वायरस को हम पूरी तरह से समझते नहीं। क्या ये नया स्ट्रेन आया है, क्या ये यूके का नया स्ट्रेन है, क्या ये भारत का अपना नया स्ट्रेन है, इस पे अभी भी वैज्ञानिक जांच कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि सवाल ये नहीं है कि पिछले 15 दिन में क्या बदला। सवाल ये है कि कैसे हम एक यूनिवर्सल वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी अपना सके और जल्द से जल्द अपना सके, क्योंकि आखिरकार जब तक यूनिवर्सल और कॉम्प्रिहेंसिव वैक्सीनेशन नहीं होगी तब तक हम अपने देश के लोगों को कोरोना से नहीं बचा पाएंगे। बिल्कुल सही बात है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, हमें टेस्टिंग करनी है, हमें ट्रैकिंग करनी है, ये सब सरकारें मानती हैं और ये सब सभी सरकारें मैं मानती हूँ कि पिछले साल भर से ये सारी प्रक्रियाएं करती आई हैं। लेकिन आज हमारे पास वैक्सीन है, हमारे पास 2 वैक्सीन है जो इस देश में मैन्युफैक्चर हो रही है। पूरी दुनिया में कई वैक्सीन है जो आज हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अब हम कब सबको यूनिवर्सल वैक्सीन लगवाएंगे? अगर आप दिल्ली में देखिए, 45 साल से कम उम्र के 65% केसेस हैं। जब 65% केसेस 45 साल की उम्र के हैं तो सिर्फ एक स्ट्रेटेजी जो 45+ को वैक्सीनेट करती है वो पर्याप्त नहीं है। तो इसलिए मेरा मानना है कि अब सवाल हमें ये पूछना होगा कि यूनिवर्सल वैक्सीनेशन कैसे होगी, आपके पास यूनिवर्सल वैक्सीनेशन कैसे होगी, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी, हम सबको एक साथ मिलकर उसके बारे में सोचना चाहिए। और मुझे नहीं लगता ये कोई भाजपा या आम आदमी पार्टी की या केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की लड़ाई है। हम सबको एक साथ मिलकर कोरोना पे काबू पाना है और कोई रास्ता नहीं है। अर्नब जी, देखिए संजू जी, मैं यहाँ देखिए, मैं इसको राजनीतिक नहीं बनाना चाहता, मगर आप जरा मेरी बात को भी सुन लीजिए। और आप जानते हैं कि पिछले
1 महीने से यही बात मैं कह रहा हूं कि टीके के बारे में। संजू जी मुझे अनुमति दीजिए, 2 बातें कह देता हूं, उसके बाद आप जवाब दीजिए जो आतिशी ने कहा। देखिए यहां चूक किससे हुई, किसकी चूक हुई, किसकी गलती है कि दोबारा ज्यादा खतरनाक होकर कोरोना लौटा है, मूल मुद्दा तो वो है। मगर जो बात आतिशी ने कही वो अकेली आतिशी नहीं कह रही। यूनिवर्सल वैक्सीनेशन यानी कि जिसको चाहिए उसको टीका दे दीजिए। टीका बनाने वाले हैं, टीका भी है। अगर अभी से कैलकुलेशन कर रहे हैं कि टीका सबको नहीं दे सकते तो आप आज भी पूछ लीजिए, जितने टीके अवेलेबल है उससे कम टीके लगाए जा रहे हैं। तो संजू जी हमें थोड़ा सा तो ये पूरा जो टीका अभियान है इसके बारे में सोचना होगा। और दूसरी बात, जो बात आतिशी ने कही कि 65 से 70% लोग जो जिनको कोरोना हो रहा है वो 45 साल के उम्र के कम है, उनको टीका नहीं मिलता, वो चाहे भी तो नहीं मिलता। सबसे ज्यादा कोरोना फैलता भी इसी एज ग्रुप से है, क्योंकि ये नौकरी करते हैं, बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं। आपने वहां पे पाबंदी लगाई हुई है, तो अभी पाबंदी लगाने का मतलब क्या है समझ में नहीं आ रहा। कुछ जो स्थिति है इसमें पाबंदी क्यों, इसमें खुली छूट हो, जिसको चाहिए टीका लगवा ले। मैं भी कुछ कह सकती हूं, मैं भी कुछ कह सकती हूँ। हाँ जी बोलिए, जरूर जी, जरूर बोलिए, आपकी अनुमति हो तो मैं जी कहिए जी कहिए। पहली बात तो ये कि जो कोरोना, धन्यवाद अर्नब जी, पहली बात तो जो कोरोना का संक्रमण है इसका राजनीतिकरण मैं भी पूरी तरह से इसके खिलाफ हूं। पर यह बात कहते हुए कुछ तथ्य आपके दर्शकों के सामने मैं स्पष्ट तौर से रखना चाहती हूं। पहली बात तो ये जो बार बार दोहराया जा रहा है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वैक्सीन होना चाहिए, मैं आपको कह दूं कि हमारे देश के एम्स के जो डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया, मैंने उनको आप ही के चैनल पर यह कहते हुए सुना है कि भारत की जनसंख्या 1.38 लगभग 140 करोड़ लोगों की है। यदि सबको हम 2 डोसेजेस देंगे इसका मतलब हमको 2 बिलियन लगभग 200 करोड़ वैक्सीन डोसेजेस की जरूरत है। और 200 करोड़ वैक्सीन डोसेजेस उपलब्ध कराना फिलहाल इम्प्रैक्टिकल है और वाजिब भी नहीं है। बिकॉज हमारी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये मैं नहीं कह रही, आप चाहे आईसीएमआर के डायरेक्टर से बात कीजिए या रणदीप गुलेरिया या और एक्सपर्ट से बात कीजिए, वो यही कह रहे हैं वैक्सीन शुड बी गिवन टू दोज हु नीड इट, नॉट टू दोज हु वांट इट। आतिशी ने एक बात कही कि राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। मैं आतिशी से एक चीज पूछना चाहती हूँ, नहीं ये बात आप सरकार ने कही है, गुलेरिया जी ने नहीं कही है। जो बात आपने कही अभी, वैक्सीन शुड बी गिवन टू दोज हु नीड इट, ये बात आपके स्वास्थ्य मंत्रालय ने कही है, रणदीप गुलेरिया ने नहीं कही है। नहीं, आप जो गलत कह रही है उसको मैं टोक रहा हूं। वो बात रणदीप गुलेरिया ने नहीं कही है, आपके स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव ने कही है। मैं कुछ हाँ जरूर कीजिए, मगर गलत बात थी इसलिए मैंने करेक्ट कर दिया। बयान जाकर पढ़िए, रणदीप गुलेरिया का बयान आप जरा ध्यान से जाकर पढ़िए। और मैंने पढ़ा है, मगर जो आपने कहा है वो स्वास्थ्य सचिव ने कहा। आपने आम आदमी नहीं, वो तथ्य आपका गलत था इसलिए आपको टोका। और स्वास्थ्य सचिव राजीव भूषण ने भी कहा है, मैंने कोई गलत बयान नहीं दिया। मैं दोबारा दोहरा रही हूं, स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के अलावा रणदीप गुलेरिया ने यह पब्लिकली कहा है। दूसरी बात, जब आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि बात कर रहे थे आपने उनको टोका नहीं। मैं 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगी। मैं आम आदमी पार्टी से एक चीज पूछना चाहती हूं। एक तरफ आप कहते हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वैक्सीन होनी चाहिए, मुझे यह बताइए महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के बाद, पंजाब के बाद यदि सबसे ज्यादा वैक्सीन वेस्टेज कहीं हुई है तो वो दिल्ली में हुई है। आखिर अरविंद केजरीवाल हर 5 मिनट में आकर सिर्फ टेलीविजन पर ये कहते हैं, ये देखिए आपने अभी कर दी पॉलिटिकल, इसको आप भी लगा लीजिए। एडवर्टाइजमेंट देने के अलावा अरविंद केजरीवाल ने क्या किया है? ना तो दिल्ली का शासन, ना तो दिल्ली का प्रशासन, इन्होंने कभी भी कोरोना का संक्रमण इसको सीरियसली लिया है। आपको याद होगा जब अगस्त सितंबर 2020 में कोरोना के संक्रमण बढ़ रहा था दिल्ली में, इट वाज अमित शाह ने
10,000 बेड का कोविड केयर सेंटर, सरदार वल्लभ भाई कोविड केयर सेंटर, उसका उद्घाटन ही नहीं, उसको ऑपरेशनलाइज किया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपने घुटने टेक दिए थे, भाई हमसे कुछ नहीं बन पाएगा। दूसरी बात, जो वैक्सीनेशन रेट दिल्ली में सीनियर सिटीजन्स का है, और ना आपको जान के ताज्जुब होगा, वैक्सीनेशन रेट सीनियर सिटीजन्स का ओनली 13% है। क्यों? वैक्सीनेशन रेट फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स का दिल्ली में सिर्फ 30% है, 30%। क्यों? बात यहां वैक्सीनेशन के शॉर्टेज की नहीं है, बात यहां उपलब्धि की नहीं है, बात यहां पर सप्लाई साइड इश्यू की नहीं है, बात यहां है कि जो वैक्सीन ऑलरेडी उपलब्ध कराए जा चुके हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा, उस पर राजनीतिकरण हो रहा है। ये बताइए, और मैं तो वैक्सीन वेस्टेज को छुपाने के लिए, अरे देखिए संजू जी, मैं पहले तो सबको मौका देना चाहता हूं डिबेट में। संजू जी, आपने बहुत लंबा जवाब दिया है, मैं चाहूंगा आप आतिशी का जवाब सुने। सबसे पहली बात संजू जी, राजनीतिकरण हम नहीं कर रहे हैं, राजनीतिकरण आप कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि सबको एक साथ मिलकर इस जंग को लड़ना पड़ेगा। ये भाजपा या आम आदमी पार्टी या केंद्र सरकार या राज्य सरकार की जंग नहीं है, इस जंग को पूरी दुनिया लड़ रही है, पहली बात। दूसरी बात संजू जी, अब सुन लीजिए, संजू जी सुन लीजिए, संजू जी सुन लीजिए, संजू जी सुन लीजिए, संजू जी सुन तो लीजिए, संजू जी सुन तो लीजिए। स्टेट सब्जेक्ट है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल हर कह रहे हैं पर टीवी चैनल्स पर सिर्फ इसीलिए संजू जी शांति रखिए, संजू जी शांति रखिए। संजू जी सुन लीजिए ना, दूसरे पक्ष की बात भी सुननी पड़ती है। उपलब्धियां संजू जी सुन तो लीजिए, बताएं संजू जी सुन तो लीजिए, हेल्थ संजू जी सुन तो लीजिए, इतना कम संजू जी क्यों सुन है? तो लीजिए, फ्रंटलाइन वर्कर्स का संजू जी टीकाकरण तो सिर्फ सुन तो 13% है लीजिए, दिल्ली में। संजू ऐसा जी क्यों? सुन तो लीजिए, संजू आपके जी पास आज भी 6 आप लाख बोलती से रहेंगी, ज्यादा आप सुनेंगी वैक्सीन नहीं। पड़ी हुई आप क्या है, चाहती हैं? सरप्लस कैपेसिटी है, केजरीवाल को 6 लाख से वैक्सीन ज्यादा लगानी वैक्सीन चाहिए फिलहाल थी। दिल्ली आप के क्या पास चाहते है, हैं? उसके क्या बावजूद केजरीवाल जी को अपने आपकी माता पिता की टीकाकरण वैक्सीनेशन नहीं है। करवानी संजू जी, चाहिए आप थी? जरा क्या आपको संजू जी, लगता है आपकी कि बात अरविंद पूरी केजरीवाल सुनी। जी को दिल्ली की आतिशी जनता ने, को encourage नहीं करना आपने जब चाहिए अपनी बात vaccination रखी के बारे में। 5-7 मिनट आप बोलती रही, तब आतिशी ने आपकी बात सुनी। इसलिए अच्छा ये होगा आप भी उनकी बात सुन लें। आपने कहा उपलब्धि की कोई प्रॉब्लम नहीं, सप्लाई की कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर उपलब्धि और सप्लाई की प्रॉब्लम नहीं है, अगर टीका अवेलेबल है तो दे दीजिए सबको। देखिए, पहले आतिशी को अपनी बात करने दीजिए, फिर मैं अपनी बात रखूंगा। चैनल में अभी इस वक्त 6 ऐसे पैनलिस्ट हैं जिन्होंने कुछ बोला नहीं है, इसलिए आतिशी जी आप जरा जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं दूसरों को भी आग्रह करके लाना चाहूंगा डिबेट पे। आतिशी। देखिए संजू जी, हम राजनीतिकरण नहीं करना चाहते हैं, हम तो केंद्र सरकार के साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। लेकिन जब तक यूनिवर्सलाइजेशन और वैक्सीनेशन नहीं होगी, तब तक संक्रमण नहीं रुकेगा, क्योंकि संक्रमण बढ़ाने वाले सबसे ज्यादा यंग लोग होते हैं। बुजुर्ग तो फिर भी घर में रह सकते हैं, बुजुर्ग तो सबसे घर में रह सकते हैं, लेकिन संजू जी सुन लीजिए प्लीज, थैंक यू। नहीं सुन लीजिए प्लीज। आप संजू जी को म्यूट कर दीजिए। अरविंद जी, वो शांत नहीं रह सकती हैं, संजू जी को म्यूट कर दीजिए। थैंक यू। संजू जी 1 मिनट सुन लीजिए प्लीज। संजू जी, आप इंटरप्ट कर रही हैं। आपको कोई टोकता है तो आप बड़े गुस्सा हो जाते हैं, और आप 2 शब्दों के अंदर दूसरों को टोक रहे हैं, ये गलत बात है संजू जी। थैंक यू। जब तक यूनिवर्सल वैक्सीनेशन नहीं होगी, 43 साल की कम उम्र के लोगों को वैक्सीन नहीं लगेगी, तब तक हम इस बीमारी का स्प्रेड नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि बुजुर्ग तो घर में रह सकते हैं, लेकिन यंग लोगों को नौकरी करने के लिए, काम करने के लिए घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो अगर हमें एक्सपोर्ट रोकना हो, अगर हमें दुनिया भर की अलग अलग जगहों से वैक्सीन को इंपोर्ट करना हो, तो केंद्र सरकार को करना चाहिए और सबको यूनिवर्सल वैक्सीन देनी चाहिए। सिंपल बात है। देखिए, इतना आसान है क्या? 1 मिनट, स्वाति महेश्वरी भी हमारे साथ है। संजीव उनियाल जी कुछ कह रहे थे। संजीव उनियाल जी, क्या आपको लगता है कि राजनीतिकरण कौन कर रहा है, और क्या जो इतना आसान होगा? 200 करोड़
अगर टीका लाना होगा हमें आपस में और 100 करोड़ लोगों को टीका देना होगा, क्या इतना आसान होगा? यूनिवर्सलाइजेशन होने पर क्या परिणाम होने वाला है, कितनी भयावह स्थिति होने वाली है। वास्तव में हम जो काम था उसको तो हमने संभाला नहीं। तबलीगी जमात हमारी नाक के नीचे क्या गड़बड़ करके चली गई। सबसे पहले दारुओं की दुकान खुलवाने वाली दिल्ली गवर्नमेंट थी, उसने क्या हाल किया। और बस अड्डे पर आनंद विहार पर लाखों लोगों को खड़ा करने वाली, बसों से ले जाने वाली ये सरकार थी। ये सारा डायवर्जन क्योंकि हम मिजरेबली फेल हो गए हैं। जैसे कि हम हमेशा दोषारोपण करते हैं, वो गलती फला की है, ये गलती इसकी है, और जब क्रेडिट मिलता है तो लगातार क्रेडिट अपने ऊपर लेते हैं। इस सरकार का मोड ऑफ ऑपरेंडी रहा है। अरे कितनी बढ़िया तरीके से पहले आपने सीनियर सिटीजन्स को लगाया। ये देश बूढ़े लोगों को सम्मान करने वाला देश है। इस देश की परंपरा है कि पहले हमारे बूढ़े लोगों को बचाया जाए, ना कि यंगस्टर्स को बचाया जाए। किस तरह की प्रवृत्ति आप यूरोपियन प्रवृत्ति को यहां इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। मेरे पिताजी, मेरी माता, जिसका एडवर्टीजमेंट एक सरकार दिया करती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है बजाय कि यंगस्टर्स के इंजेक्शन लगवाने के। वो हमारे पिता स्वरूप लोग, वो मार्गदर्शक टीम जिसने की लगातार हमारी उंगली पकड़कर आज हमें यहां लाके खड़ा किया है कि हम अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं, अपना काम कर पाते हैं, उनको वैक्सीन लगवाना जरूरी है। इस देश की संस्कृति सभ्यता का ये पार्ट एंड पार्सल है। तुम दारू की दुकान के ठेकों को क्यों नहीं बंद करते हो? तुम उनकी उम्र कम कर देते हो। तुम तबलीगी जमात के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले पाते हो और सारे माइंड को डाइवर्ट करते हो, सारे पॉइंट को डाइवर्ट करके यूनिवर्सलाइजेशन की बात करते हो। कितने बढ़िया तरीके से मेरे पिताजी हैरान हो गए। ही इज 90 years old। वो जब पहुंचे उन्होंने जाके देखा कि वाह कितना बढ़िया तरीके से चीजों को मैनेज किया गया है। क्या एज ग्रुप के साथ 130 करोड़ लोगों के साथ कितने अच्छे तरीके से मैनेज किया है सब कुछ। क्या करना चाहते हैं आप, क्या दिखाना चाहते हैं? सर मैं कुछ बोलना चाहता हूं सर, ये बहुत अद्भुत बात करी है सर ने। नहीं, आपकी प्रॉब्लम किसके साथ है जी, मैं समझ नहीं पाया। खाता न बही संजू वर्मा जो कहे सही। नहीं, जायसवाल जी तृणमूल कांग्रेस के नेता है। जायसवाल जी एक सवाल पूछूं आपको, गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे आज? पता नहीं सब लोग गुस्सा क्यों है मेरे प्रोग्राम पर। ठंडे दिमाग से सवाल पूछ रहा हूं आपको जायसवाल जी। ये बताइए, जो कहते हैं ना अंग्रेजी में चैरिटी बिगिंस एट होम। नहीं, कोई नेक काम करना हो जायसवाल जी, कोई नेक काम करना हो अपने घर में पहले कीजिए। चैरिटी बिगिंस एट होम। तो एक छोटा सवाल आपसे कर रहा हूं मैं। आप लोग सब बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं और एक दूसरे पर आप लोग उंगली उठा रहे हैं। ये बताइए कितने लाख लोग, 1000 लोग, कितने 10,000 लोग आपकी बंगाल में चुनाव हो रहा है, आपकी पार्टी के रैली में आते हैं? आज बोलते संजय आ जाओ, अगर आप चाहे तो संजू वर्मा और आप कह दे कि कल हम एक तरह से रैलीज नहीं करेंगे। रैलीज बंद कर दीजिए। कितने लोग मास्क पहन के आते हैं रैलीज में? संक्रमण वहां भी होता है। तो कह दीजिए आप जायसवाल जी, इसमें छोटी सी तृणमूल कांग्रेस कल से संक्रमण फैलाने को बंद करने के लिए नहीं, छोटी सी बात आप बताइए मुझे, कहां 2 गज की दूरी होती है आपके रैलीज में? नहीं सर, नहीं हो पाती सर। भावुक है सब, जनता भावुक होती है। दीदी बार बार बोलती है मास्क पहनो, जनता भावुकता में चली आती है। लेकिन हमने सर अपने कार्य का निर्वाह किया है सर। आइसोलेशन सेंटर से लेके टेस्टिंग सेंटर से लेके अस्पतालों से लेके जनता की है, हर चीज का कार्य का निर्वाह किया है सर। नहीं भावुक है तो गलती जनता की है। संक्रमित हो जाए तो गलती जनता की है। नहीं, आप कह रहे गलती जनता की है। सर हम गलती तो बोले ही नहीं सर। तो मैं कह रहा हूं ना गलती नहीं, आप कह रहे हैं सर, आप स्वतंत्र हैं सर, आप स्वतंत्र हैं। गलती सर जनता हम की बोल रहे नहीं हैं सर, पर ये जो हमने इलेक्शन कमीशन को पहले भी बोला था कि सर ये जो इतने दिन का आप मत करिए, 8 फेज में आप इलेक्शन मत कराइए। हमने बोला 4 फेज में करा दीजिए, 5 फेज में करा दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने सुना नहीं। और सर जिस दिन अगर आपकी चैनल हमारी दीदी के जितने भी भाषण पूरे देश में चलाएगी और जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, अगर वो पूरे भाषण को एक सीरियल की तरह चलाने लगेगी तो शायद हमको इतना सारा वो नहीं करना पड़ेगा, रैलियां नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन क्या है सर, जायसवाल जी दोनों एक साथ ना बोले, एक मिनट प्लीज। हाँ जायसवाल जी मैं सुन वार्तालाप कीजिए। सर वो इतना बोल देंगे कि हम बोल ही नहीं पाएंगे सर। कटघरे में खड़ा करना बंद करिए। नहीं मध्य प्रदेश संजू जी दूसरों को
दूसरों को मौका दे। जायसवाल जी बताइए मुझे। आपकी कोई गलती नहीं है। जायसवाल जी बोलिए। जायसवाल जी। सर पहला जायसवाल जी, इस तरीके से लॉकडाउन फरमान की तरह जारी किया गया पूरे देश में, वैसा लॉकडाउन नहीं होना चाहिए था। लेकिन सर उसके बावजूद भी जिस तरीके से बंगाल ने अपने कार्य का निर्वाह किया, जिस तरीके से हमने संक्रमण रोकने की कोशिश करी, ये सर इलेक्शन आते आते सारी हमारी मेहनत ध्वस्त हो गई सर। 8 फेज में इलेक्शन है सर, कहां से सकेंगे सर। और जहां तक सर जो दिल्ली शासन आ रही है सर, जिस तरीके से उनका प्रचार है सर, हम तो टिकते नहीं है उनके सामने। सर टीवी में चलता है उनका भाषण, बीजेपी कार्यकाल में कुछ होता है तो टीवी में आ जाता है। तो ना संजय सराफ है, ना हमारे पास अर्नब गोस्वामी है। ये लो इस पर भी राजनीतिकरण, इस पर भी राजनीतिकरण। अब आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जिम्मेदार है कोविड के लिए। अर्नब जी, आप सबको जिम्मेदार ठहराएंगे, एक दूसरे को नहीं। अर्नब जी करा रहे हैं। आप कह रहे हैं चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग के कारण, क्योंकि 8 फेज की इलेक्शन हुई, इसके संक्रमण बढ़ा है बंगाल में। वाह भाई वाह। बढ़ेगा सर, अभी तो बढ़ेगा। संजय सराफ कुछ उपाय नहीं है सर। अर्नब जी, और कुछ सुनने को बाकी नहीं है मुझे। ये हार अर्नब जी ये बहुत बदकिस्मती है जिस तरीके से अब नेतागिरी हो रही है कोरोना के ऊपर। हर एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहा है, जो अच्छी बात नहीं है। हमारे को सब लोगों को, मेरे को, मैं क्लियरली आपसे ये एक बात बताना चाहता हूं, जब पहले कोरोना हो गया अर्नब जी, उस वक्त हम सब लोग डरे हुए थे। लेकिन आज जब कोरोना है, आज कोरोना उससे डिफिकल्ट है, उससे ज्यादा मुश्किल है, लेकिन हम लोग बहुत आसान तरीके है इसको ले रहे हैं। हम लोगों ने कोरोना को एक सिंपल तरीके से लिया है। हम लोग, कोई भी गवर्नमेंट इतना समर्थन दे रही है मीडिया के माध्यम से, बाकी सब प्रचारों के माध्यम से, लेकिन ग्राउंड जीरो पर ये हम कॉमन मैन की जिम्मेदारी है कि हम लोग मास्क को लगाएं। हम लोगों ने मास्क को छोड़ दिया। हम लोग हर पार्टीज में जाते हैं, हर फंक्शनों में जाते हैं, पॉलिटिकल रैलीज में जाते हैं। हम लोगों ने टोटली इसको इग्नोर कर रखा है कि कोरोना बहुत डेंजरस डिजीज है। और वैक्सीनेशन की जहां पर बात है, वैक्सीनेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबसे पहले फ्रंट पर आई थी। पूरे वर्ल्ड में गवर्नमेंट ऐसा लगता है कि यहाँ बैठे जितने लोग हैं वो जिसके प्रतिनिधि हैं वो सही है, कंट्री बाकी सामने वाला जो है उसी का दोष ले। लेकिन आज एक दूसरे पर उंगली उठाने से अच्छा है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, जो भी रूल कर रही है, चाहे हमारी अपनी एनडीए गवर्नमेंट है, चाहे टीएमसी है, हम सबको ग्राउंड जीरो को देखने की बहुत जरूरत है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए रत्नाकर जी। हेलो। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि अभी ये जैसे खाता ना भाई संजू वर्मा सही, भंडारा शुरू नहीं हुआ, इन्होंने बताना चालू कर दिया कि सब्जी दाल कम पड़ जाएगी। स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होती तो जो बात आप कह रहे हैं गोस्वामी जी, उसके हिसाब से ये चलती। स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, 20 से 45 साल के बच्चों को, जो युवा हैं, उनको अगर वैक्सीनेशन होता तो हम एक लंबे तौर पे कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारी आशाई किरण है। वैक्सीनेशन के रिजल्ट हालांकि ये जरूर आ रहे हैं कि 2 बार के बाद भी लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन ये क्लेम तो किया जा रहा है कि वो फैटल नहीं है, वो मरेंगे नहीं। तो अगर हम 20 से 45 साल के लोग का वैक्सीनेशन चालू कर दें, साथ ही में बुजुर्गों का भी करें। अगर हम 20 से 45 का कर रहे हैं तो कोई बुजुर्गों का अपमान थोड़ी कर रहे हैं, हम उनको मना थोड़ी कर रहे हैं। जब आपका डाटा बताता है कि वेस्टेज हो रहा है, वैक्सीन जा रही है, वैक्सीन नहीं लग रही है, तो अगर हम इन लोग को देते हैं तो हम एक हद तक कंट्रोल कर सकते हैं कोरोना को फैलने में। हालांकि ये कोरोना का नया स्ट्रेन है जिसका इतनी लहर है। मैं आपको बनारस की बात बता रहा हूं कि घाट पटे हुए हैं और कोरोना को लोग डिटेक्ट नहीं करवाना चाह रहे हैं, घर में रह के मर जा रहे हैं। आप मेरी बात का विश्वास मानिए, उस दिन आपने नहीं माना था, मैं फिर बता रहा हूं आपको। यहाँ के सारे अधिकारी जो बड़े हैं, सीएमओ, सीएमएस, डीएम से लगाए हर आदमी कोरोना से ग्रसित हो गया है, पॉजिटिव हो गया है, लेकिन लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, वो डर रहे हैं। उनके भीतर से डर निकालना होगा। और ये बात मैं अभी फिर कह रहा हूं कि आपकी बात जायज है। 20 से 45 के बीच में अगर हम करेंगे तो हमें 2 अरब वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम चालू तो करें। हम पहले रोने लगे, हम कहने लगे राहुल गांधी ने कर दिया, अरविंद केजरीवाल ने कर दिया। मैं कहूं कि मोदी रैली कर रहे हैं, दिन में मोदी रैली करते हैं, शाम को मास्क लगाए कहते हैं कि 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। मैं आज ये नहीं कह रहा हूं ना, आपने कहा राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। अगर ये जो स्ट्रेन है, अगर इसको अभी भी संजू वर्मा जैसे लोग नहीं समझ पाते, तो मैं सिर्फ ये कह सकता हूं, मेरी बात आपको बुरी लग सकती है कि मूर्ख से पंच चिन्हानी। मूर्खों के 5 चिन्ह होते हैं, जिसमें दम्भ होता है,
उसके बाद क्रोध होता है और दूसरों की बात का अनादर होता है, लगातार बोलती जाती है। वो इस बात को सुनना नहीं चाहती है कि इस देश के अंदर तो वो इस बात को समझना नहीं चाहती कि इस देश के अंदर कोरोना क्या आफत फैलाया हुआ है। वो खाली इस बात को बोलती है अरविंद केजरीवाल दोषी है, फलाना दोषी है। अरे आप करिए ना, किसने रोका है? आप अरविंद केजरीवाल से लगाए, राहुल गांधी से लगाए, सबको जिनको लगता हो कि आप ये बाधक बन रहे हैं, सबको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में बंद कर दीजिए, देश को अपने कंट्रोल में ले लीजिए और कोरोना कंट्रोल कर दीजिए। किसने रोका है आपको? आप मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट को लागू कीजिए। आप खाली आरोप लगाई जाती है मैडम। मुझे तो लगता है बनारस में कहते हैं कि लाश के मुंह से सिक्का निकाल लेना। आप मणिकर्णिका घाट पे भी राजनीति करेंगे। आपके साथ दिक्कत ये है, पूरे आप गलत कह रही हैं संजू जी। एक लाइन पे संजू जी, ये बात जो आप कह रहे हैं, महाराष्ट्र में परिस्थिति जरूर बहुत चिंताजनक है, मगर आपको भी मानना होगा कि आज उत्तर प्रदेश में भी हालत कुछ अच्छी नहीं है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपको विनती करता हूं संजू जी, ये बीजेपी नॉन बीजेपी वाला इशू नहीं है, ये बीजेपी नॉन बीजेपी वाला इशू नहीं है। कोरोना का जो ये स्ट्रेन है, संजू जी मैं आप स्वाति जी की बात सुनिए, आप प्लीज इसको पॉलिटिकल मत बनाइए। स्वाति जी एक मिनट, आपकी जो वसूली की सरकार है, आप बस 50 चीजें आप लेके आते हैं, वही पे कहते रहते हैं, आप सवाल भी नहीं सुनती संजू जी। आप सवाल तो सुनिए। एक्टिव केस लोड का 60% महाराष्ट्र से आ रहा है। अरे कोई किसी को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा है, ये लोगों की जीवन वाली बात है। और आपको यहाँ पर आकर टीवी चैनल पर भाजपा के नेताओं को भाषण देने के अलावा आता क्या है? रोज मर रहे हैं और इनको अभी भी दिमाग में राजनीति छाई हुई है। उत्तर प्रदेश 21 करोड़ की जनसंख्या है, पर देखिए योगी आदित्यनाथ ने कितना जबरदस्त काम किया है। वहाँ पर सिर्फ 9,000 के लगभग की मौतें हुई है। महाराष्ट्र में 10 करोड़ की जनसंख्या है और यहाँ पर 58,000 लोगों की मौत हो चुकी है। आपका मुंह बंद हो जाए। शासन प्रशासन कैसे किया जाए, जरा योगी आदित्यनाथ से सीखिए। संजू जी सिर्फ आंकड़े गिनाकर कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ आंकड़े गिनाकर कुछ नहीं होने वाला। किशोर जी भी हमारे साथ हैं। देखिए सवाल ये है कि ये जो नया स्ट्रेन है, ये बच्चों के लिए बहुत पहले से ज्यादा ये स्प्रेड करता है और मरीजों के लिए लक्षण दिख रहे हैं, संक्रमण भी पहले से ज्यादा तेजी से फैल रहा है। कई बार जांच में भी नया स्ट्रेन नहीं पकड़ा जाता, तो आप नेगेटिव भी हो फिर भी बाद में पता चलता है। इसलिए संजू जी आपको मैं प्लीज आप जरा एक बात आपको कहना चाहता हूं कि आपकी पार्टी की जो सरकार है उसने बहुत अच्छा काम किया है केंद्र में, मगर जिस तरह से आप जवाब दे रही हैं लोगों को ऐसा लगेगा कि अच्छा काम तो किया है मगर अभी बीजेपी वाले सुन नहीं रहे। ये गलत बात है, आपको सुनना भी चाहिए। जो अच्छा काम केंद्र सरकार ने किया है वो पूरा नष्ट हो जाएगा लोगों की फीलिंग जो है, क्योंकि आप दूसरों की बात नहीं सुन रहे। और जरा सुन लीजिए मेरी बात, दूसरे लोग हैं उनकी बात भी सुननी जरूरी होती है। इतना बुरा हाल है, क्या आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह से सवाल आपसे ज्यादा पूछे भाई साहब? उद्धव ठाकरे से मेरा मुंह मत खुलवाइए संजू जी, मेरा मुंह मत खुलवाइए, आप मेरा मुंह मत खुलवाइए। आपने कहा कड़े सवाल कभी भी पूछे तो मुझे आप लेक्चर दे रही हैं। मैं देखिए संजू जी, आप हर चीज को पॉलिटिकल मत कीजिए और व्यक्तिगत मत कीजिए, क्योंकि मैं हर चीज को व्यक्तिगत नहीं करता, मगर ये नहीं आप लक्ष्मण रेखा पार करके मुझे सवाल बात करें। 58,000 लोगों आप मैं सवाल क्या करूंगा मैं डिसाइड करूंगा संजू जी। आप कौन होती है मुझे बताने वाले, मुझे क्या सवाल करने चाहिए? के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है। महाराष्ट्र के बारे में आपने पूछ लिया है काफी, मगर आज कोरोना राष्ट्र में फैल चुका है, पूरे राष्ट्र में। धन्यवाद। अब मैं स्वाति माहेश्वरी से पूछना चाहता हूं, जरा एक मिनट। स्वाति जी, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जो है ये इन्फेक्शियस डिजीजेस की स्पेशलिस्ट है, मामले में जानकार है। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, क्या हमारे पास टीके हैं सबके लिए, या फिर जो यंग लोग हैं, जो कॉलेज गोइंग लोग हैं, जो नौकरी करने जाते हैं, उनको जब तक हम टीका नहीं लगाएंगे तब तक इस पर काबू कैसे पाएंगे? मुझे कुछ और समझ में नहीं आ रहा। टीका ही तो एक उपाय है, तो हम टीका इंपोर्ट करते हैं रशिया से, बाहर से। हमने तो दुनिया भर को टीका दे दिया,
अब अपने लोगों के लिए टीके क्या हम ला सकते हैं, और वैक्सीनेशन ड्राइव जल्दी अगर हो जाए तो क्या लोगों को कुछ फायदा होगा, राहत होगी और नंबर कम होंगे? देखिए, यहाँ दो बातें समझनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात है कि ठीक है, हमें टीके बहुत ज़्यादा चाहिए। आज हमारे पास भारत में इतने टीके नहीं है कि हम पूरी जनता को टीके लगा सकें, लेकिन हम स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं। हमारे यहाँ भारत में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो वैक्सीन बनाती हैं, दवाइयाँ बनाती हैं। क्या हम उनको रोपिन नहीं कर सकते हैं कि वो अब प्रोडक्शन स्टार्ट करें? हमें आखिरकार स्पुतनिक की वैक्सीन भी तो हमारी अपनी वैक्सीन नहीं है, लेकिन हम भारत में उसको बना रहे हैं। और देखा जाए तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन भी अब बाहर बननी शुरू होंगी। तो ये तो संभव है ही कम से कम कि हम वैक्सीन के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। केवल 2 फैक्ट्रीज के ऊपर निर्भर रहने की कोई तुक नहीं दिखाई देती, और हम इमरजेंसी अप्रूवल और वैक्सीन को भी दे सकते हैं। लेकिन परेशानी की बात यह आती है कि जब भी इस तरह का कोई कदम उठाने की कोशिश करी जाती है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भ्रम फैलाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसमें स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं। अगर आप देखें तो आज हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव अच्छा क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है कि आज जो लोग वैक्सीन पे हाहाकार कर रहे हैं, इन्हीं लोगों ने तब इतना ज्यादा भ्रम वैक्सीन को लेकर के फैलाया। बीजेपी की वैक्सीन, न जाने क्या क्या बातें इन लोगों ने बोली, और लोगों के मन में ये शंका आ गई कि शायद वैक्सीन हम नहीं लगवाएं ब्रेकिंग तो खबर अभी आ रही है। 1 मिनट जरा मुझ पर अभी हमारे पास अभी एक ब्रेकिंग खबर आई है, इसलिए मैं इस ब्रेकिंग खबर पर जाना चाहूंगा जो मुझे न्यूज रूम से मुझे बताया जा रहा है कि 24 घंटों के लिए, सॉरी मैं इस डिबेट को डिस्टर्ब कर रहा हूं, 24 घंटों के लिए ममता बनर्जी पर पाबंदी लगाई गई है कि वो अगले 24 घंटों तक, मुख्य चुनाव आयोग ने अभी कहा है कि ममता बनर्जी अगले 24 घंटों तक चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगी। ब्रेकिंग खबर है। इस पर मैं पहले, जो जायसवाल जी है हमारे साथ, राष्ट्रीय प्रवक्ता तृणमूल कांग्रेस के, ये बड़ी खबर अभी आई है न्यूज डेस्क पे। मानव जायसवाल जी, अब मुझे अभी कंफर्मेशन नहीं मिली है किस कारणवश ये बैन हुई है, मगर मुझे लगता है कि जो ममता बनर्जी ने कहा था कि सारी मुस्लिम वोट को इकट्ठा होकर वोट करना पड़ेगा, शायद उसके कारण हो। आपके पास क्या खबर है इस पर, जरा आप रिएक्ट करें। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी पॉलिटिकल खबर है। संजू वर्मा जी, आप देख रही है कि कल प्रचार होना है और आज रात 8 बजे से कल रात 8 बजे तक पूरी तरह से ममता बनर्जी के प्रचार पर बैन लग गया है। बहुत बड़ी खबर है। हाँ सर, ये बहुत मानव जायसवाल जी, खबर है सर, ये बड़ी खबर है। और ये खबर इसलिए मुझे अभी खबर मिली है क्योंकि उन्होंने कहा था कि सीआरपीएफ को घेराव करो, क्योंकि उन्होंने कहा था कि केंद्रीय सुरक्षा बलों को घेराव करो। ये बहुत बड़ी खबर है। और तब भी हमने कहा था कि गलत बात कही है, हिंसा बढ़ती है इन सब चीजों से। जी बोलिए। सही बात। हाँ जी बोलिए। मुझे पता नहीं है कि क्या कारणवश ये बैन है। जो कि इलेक्शन कमीशन है, उनको अपना काम करने का स्वतंत्रता है। पता तो आपको नहीं होगा ना, वो काम करें। नहीं है, अभी तो पता नहीं है। और जहां तक सर आप दोनों एलिगेशंस की जो बातें कर रहे हैं, जो आपने टिप्पणी करी है, बहुत दुखद है। माफी मांगिए टीवी पर, को उल्टा ही समझ लिया है। आप माफी मांगिए टीवी पर। आप जो जिस तरीके से, किस लिए आप माफी मांगिए टीवी पर। हमने महिलाओं को बोला कि आपको वोट देने नहीं दिया जाए, इसलिए आप घेराव करिए, इसलिए माफी मांगिए। आप माफी मांगिए। किस लिए माफी मांगी? कि हमने कार्य का निर्वाह किया, इसलिए माफी मांगे। हमने औरतों को स्वावलंबी बनाया, इसलिए माफी मांगे। हमने लोगों को बोला कि हम असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को बंगाल में नहीं चाहते हैं, इसलिए माफी मांगे। किस लिए माफी मांगी? बीजेपी वाले बोले, आपने बोला सारे मुसलमानों को मिलकर हमें इकट्ठा होकर वोट करना पड़ेगा, इसलिए माफी मांगी है। हमने सिर्फ एक ही क्या बात कर रहे हैं आप कि भैया हमको वोट दीजिए, मिलकर। आप क्या बोल रहे हैं? तकलीफ है। हमने बोला असदुद्दीन ओवैसी, आपने बोला सीआरपीएफ को घेराव करो, मुसलमान मिलकर हमें वोट करो। गलत बात है सर, अनर्गल बातें कर रहे हैं बीजेपी वाले, अनर्गल बातें कर रहे हैं। हमने सीधी बातें करी कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे बंगाल में इस बात से मुख्य चुनाव आयोग को परहेज है। आपने ये भी कहा कि सारे मुसलमानों को एकजुट होकर वोट करना चाहिए ताकि भाजपा जीत ना सके। आपने बार सीआरपीएफ पर लांछन लगाई है, आपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर लांछन लगाई है, आपने सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस पर लांछन लगाई है। इसीलिए ममता बनर्जी पर जो पाबंदी लगाई गई है, मैं सोचती हूँ ये बहुत ही सही, सब
गोली और लगी, बेहतरीन CRPF कदम है के जवानों ने क्योंकि गोली ममता मारी, बनर्जी लोग मर गए, बच्चे मर गए, सीने पे गोली खाई है बयान सर। दे रही ये तो बैन है सर। हमारे आप सीने पे गोली मारी है ना सर। आप बोलिए। क्यों कर रहे हैं? ये कायरता का परिचय क्यों है सर? बैन क्यों है सर? मारिए ना गोली, गोली मारो। ये तो नारा है ममता बनर्जी को तो जेल के बीजेपी का नारा है गोली मारो, तो मारो गोली और गोली मार दी सर। व्हाट डू यू मीन गोली मारो? क्योंकि भैया हमने लोगों को कार्य का निर्वाह किया है। तुष्टिकरण आपको की याद नहीं गोली राजनीति मारो नारा है? करना, मुसलमानों को किसने बोला था? कौन से ठाकुर है वो जिन्होंने नाम लिया था गोली मारो? आज उन पूरे पर मंच ये में बोला था, पाबंदी लगाई गई उनके है। लिए ऊपर भी शायद बैन लगी थी। ओ दीदी, लगी थी ना सर? वो तो आपकी आपने कवरेज करी थी, बड़ा अच्छा काम किया था सर उसको। और सर मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोगों को प्रोत्साहित करते रहेंगे कि वो जाके वोट दे। संजू, भड़काऊ भाषण देना संजू, बंद करो दीदी। ओ दीदी, अपनी अक्ल ठिकाने पर लगाइए। डेमोक्रेटिक राइट है हमारा, लोगों को प्रोत्साहित करेंगे कि आप वोट दीजिए, महिलाओं को प्रोत्साहित करेंगे वोट दीजिए, महिलाओं को बोलेंगे कि अगर आपको आपके आत्मसुरक्षा के लिए आप माफी मांगिए। मैं दो दीदी आपने मुझे अभी भी कंफर्मेशन नहीं मिली है, पूरी कंफर्मेशन, मगर मुझे बताया जा रहा है संजीव उनियाल जी कि जो ऑर्डर ये है इसलिए है क्योंकि ममता बनर्जी ने जो इलेक्शन चुनाव आयोग के रूल का उल्लंघन करते हुए कहा था कि सारे मुस्लिम समुदाय एक होकर वोट कीजिए, क्योंकि उन्होंने धर्म का प्रयोग किया था, तुष्टीकरण की राजनीति की थी। इसलिए भी एक खबर यह है कि सीआरपीएफ के स्टेटमेंट के कारण हुई है, और दूसरी खबर आ रही है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए उन पर पाबंदी लगाई गई है। अभी भी कंफर्मेशन मुझे नहीं मिला है। संवैधानिक स्तंभ की, हाँ जी बोलिए। संवैधानिक स्तंभ की अर्णव, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट्स होते हैं, उस तरह से इलेक्शन कमीशन ने यह प्रूव कर दिया कि आज सबसे बड़ा गणतंत्र भारतवर्ष को क्यों माना जाता है। जब दो पॉलिटिकल पार्टी आपस में इंडल्ज होती है तो न्यूट्रली कौन सा स्टैंड लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि मानव जायसवाल मानव जायसवाल झंडा नहीं फहरा, मानव जायसवाल वो भारत की बातें करेंगे। कौन से भारत की बात कर रहे हैं सर आप? मुझे लगता है वो भारत जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुसार आप चलाना चाहते हैं। ब्रेकिंग खबर अभी रिपब्लिक भारत पर, मानव जायसवाल हमारे साथ। मानव जायसवाल जिंदा बनाना चाहते हैं असुद्दीन ओवैसी को, इसके लिए आप बात करना चाहते हैं, बोलिए ना सर कि असुद्दीन ओवैसी को इलेक्शन नहीं लड़ने देना, बोलिए। कम्युनिस्टों की सरकार क्यों असुद्दीन ओवैसी को गाली देना है, स्क्रीन पे मिठाई खिलाना है 2 बजे रात को, क्या बोलते भाई? अरे आइए सर, साथ में मिठाई खाइए, सीट शेयरिंग कर लीजिए। आपको बड़ी तकलीफ है कि हमने नहीं किया, हैदराबाद वाले को जगह नहीं देना चाहते हैं। सीआरपीएफ को क्या है तकलीफ? वेस्ट बंगाल की सारी पुलिस कम्युनिस्टों के साथ मिल गई है, ऐसी दुहाई दिया करने वाली ममता आपकी घेरकर मारो। बढ़िया डिसीजन है, ये बताता है कि हमारी सारे पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर अभी भी इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। आज भारतवर्ष क्या पूरे संसार में उनकी वाही हो रही है, बुरी प्रशंसा हो रही है। और आप ये सज्जन जो मेरे साथ लगातार बोल रहे हैं, ये बता रहा है कि ममता दीदी ज्यादा देर की मेहमान नहीं रह गई है। तुम्हारी बौखलाहट बता रही है, तुम्हारी छटपटाहट बता रही है, तुम्हारा लगातार बोलना बता रहा है कि ममता दीदी गई। 2 मई ममता दीदी गई। अरे इतना बुरा हाल, 85 वर्ष की लेडीज को मारते हो तुम, उस बुढ़िया को मारते हो, उसके घर में जाकर तुम्हारे टीएमसी के गुंडे 85 वर्ष की बुढ़िया को मारते हैं। तुम्हारे महिलाओं का क्या हाल कर रखा है, तुम्हारे महिलाओं का रेप होता है, तुम्हारे यहाँ महिलाओं के लगातार जो सुकन्या योजना उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। फार्मर्स के 18,000 रुपए तुमने कोई भी चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं किया। मानव जायसवाल जी, तुम्हारी हार तुम्हारे सामने है, पीके भी कह चुका है, मानव जायसवाल जी मेरे पास इलेक्शन, मानव जायसवाल जी 1 मिनट, मेरे पास इस वक्त 1 मिनट, मेरे पास इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन की जो नोटिस है मेरे हाथ में है, जरा इसको ध्यान से आप लोग सुनिए। संजू वर्मा जी जरा सुनिए इस पर, संजीव सराफ जी आप भी सुनिए। जो मेरे पास है इधर कहा गया है कि ममता बनर्जी ने जो स्टेटमेंट दिया था कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो मिलकर वोट दे और इस शैतान को वोट ना दे। शैतान ने बीजेपी से पैसा लिया है और मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं एकजुट होकर बिना बटे
तृणमूल कांग्रेस के लिए वोट कीजिए। ये पूरी जो स्टेटमेंट है तृणमूल कांग्रेस के लिए पूरा कोट किया गया है, पूरा कोट किया गया है। दिखाइए सर, आपके पास तो आर्काइव में वीडियो होगा, दिखा दीजिए। मुस्लिम समुदाय के लिए बोला है, बात क्यों चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं? मुस्लिम समुदाय के लिए बोला है, शैतान बोला है, शैतान बोला हाँ जी, है, मुस्लिम समुदाय के लिए वोटा है। इलेक्शन कमीशन का स्टेटमेंट है, ऑर्डर है। हाँ, इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर निकलेगा। शैतान बोला है उसके लिए नहीं, इसलिए बोला है क्योंकि आपने इलेक्शन कमीशन के रूल को उल्लंघन करते हुए मुस्लिम समुदाय से एकजुट होकर वोट मांगने की कोशिश की है। इलेक्शन कमीशन का निर्णय बिल्कुल सही और सटीक है। ममता बनर्जी भड़काऊ भाषण देती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है, सीआरपीएफ पर लांछन लगाती है। ये तो गनीमत है कि उनको जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजा गया, सिर्फ 24 घंटे की पाबंदी लगी गई है। ये तो गनीमत है कि इलेक्शन कमीशन ने बड़ी संवेदनशीलता से निर्णय पर पहुंचकर संजय सराफ पाबंदी लगाई है। आपको याद है मोदी शासन के पास पूरा अंग्रेजों का काला षड्यंत्र का मंत्र है, चलाते रही है, देश को बदलाते रही है। और अर्नब जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, इसमें इनके कहने से ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई भी डिसीजन लिया है वो देश के हित में लिया है और ऐसे नेताओं के अगेंस्ट में लिया है जो हर जगह हिंदू मुस्लिम को बीच में लाके राजनीति करना चाहते हैं और दूसरों पर उंगली उठाते हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए जिस तरीके से आपकी नेता चलाती है। किशोर जी कुछ कहना चाहेंगे आप? उन्होंने काम किया नहीं किशोर जी कुछ कहना चाहेंगे आप? पर काम करने के बदले उसके बदले में सब्जेक्ट हमारी चेंज हो गई, पूरे इलेक्शन मगर इस विषय पर कुछ कहना चाहेंगे आप? कौन है शैतान? किसको कहती है वो शैतान? कल तक वो आपके साथ था, वो अच्छा नेता था, आज वो दूसरी पार्टी में हो गया तो शैतान हो गया। तो कल तक फिर जो आपकी नेता थी वो क्या थी? ये गलत बात है। अगर आप आज उस नेता के खिलाफ आवाज उठाते हैं जो नेता कल तक आपके साथ में था, ये तो वही बात होगी जो आपके साथ में है। वो तो नेता हो गया, आप दूसरी पार्टी में हो गया तो डाकू चकेत हो गया। आप अपने आप को देखिए, आप लोगों ने इस इलेक्शन मानव जायसवाल इलेक्शन कमीशन ऑडियो कंट्रोल कीजिए गरिमा। मानव जायसवाल किशोर जी विजन था, किशोर जी के लिए तो आप किशोर जी क्या उसको लेके आते या बोलिए ना, बोलिए अर्नब जी। अपना बिहेवियर, अपना एटीट्यूड जो आप लोग किशोर जी ने दिखाया, दैट इज नॉट या बोलिए ना, बोलिए। चेंज, थैंक यू, बोलिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने किशोर जी, इलेक्शन कमीशन की आलोचना नहीं होनी इस पर मेरी प्रतिक्रिया यही रहेगी कि इलेक्शन कमीशन पे तो आलोचना नहीं होनी चाहिए और कोई भी भड़काऊ भाषण कहीं से भी आना नहीं चाहिए। इलेक्शन की गरिमा है, इलेक्शन तो 2 दिन के लिए आते हैं, लेकिन भारत के लोकतंत्र को रखना चाहिए बजा के। जी बहुत धन्यवाद। मैं आखिर में, देखिए हमने कोरोना को लेकर शुरू किया था, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हमारी पैनलिस्ट हैं, वो बोल बिल्कुल नहीं पाई। मैं चाहता हूं कि आज प्रोग्राम खत्म करने से पहले एक बार फिर उस विषय पर जाकर मैं आखिरी सवाल सिर्फ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी से करना चाहूंगा कि जो परिस्थिति अभी है उस मुद्दे पर वापस जाते हैं। जो परिस्थिति अभी है, हमें क्या करना चाहिए इस वक्त एज अ कंट्री, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, और क्या सरकार को यूनिवर्सल वैक्सीनेशन शुरू कर दी नहीं चाहिए? देखिए बिल्कुल शुरू करनी चाहिए और कहीं ना कहीं अब जो हम बार बार कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बोलते हैं उसके साथ एक पेंडेमिक एप्रोप्रिएट बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी भी हम लोगों को जमा होने दे रहे हैं, अभी भी हम ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिससे कि लोग उन जगहों पर पहुंच रहे हैं, वहां पहुंच के जो है आप देख रहे हैं कि क्राउड्स लग रही है। और अभी आप सोचिए कि जब ये लोग वापस अपने शहरों में जाएंगे, अपने जहाँ वो रहते हैं वहाँ पहुँचेंगे, तब ये संक्रमण कितना ज़्यादा फैलेगा, ये बात अभी किसी की समझ में नहीं आ रही। तो एक पेंडेमिक एप्रोप्रिएट बिहेवियर की इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है। और दूसरा, थाली के बैगन जो बहुत सारे लोग बनते हैं कि कभी जो है वैक्सीन की बुराई कर दी और कभी वैक्सीन की दरकार कर दी। ये भी आपको देखना होगा कि आप किस साइड है। क्या सच में आप भारत की लड़ाई को सपोर्ट कर रहे हैं कोरोना के लिए, या आप घर का भेदी लंका ढाए वाली हिसाब किताब में इस वक्त चल रहे हैं। साथ ही में मुझे लगता है कि अब बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त इमीडिएटली इस तरफ देखना कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कितना दुरुस्त है।
देखिए, आप अगर बात करिए, आज दवाइयों की शॉर्टेज हो रही है, पीपी की शॉर्टेज हो रही है, हमारे पास बेड्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं अब सरकारों को इस तरफ भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वैक्सीनेशन के साथ साथ आपको इस वक्त अपने मृत्यु दर को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। और जिस तरह से लोग तनाव में आ रहे हैं, जिस तरह से लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसकी तरफ भी ध्यान दीजिए। केवल वैक्सीन से नहीं होने वाला है। दूसरा, वैक्सीन के साथ ये भी समझिए कि वैक्सीन का असर आने में वक्त भी लगेगा, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो हमारे सुपर स्प्रेडर्स हैं, जो हमारी यंग पॉपुलेशन है, जो ज़्यादा बाहर निकलती है, उन तक वैक्सीन पहुंचाना अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि हम उसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन से शुरुआत कर सकते हैं, जहां सबसे ज़्यादा संक्रमण है। और बहुत आश्चर्य की बात यह भी है कि जहां पिछले साल सबसे ज़्यादा कोरोना था, उन्हीं जगहों पर ज़्यादा फिर से देखा जा रहा है। तो कम से कम हम उन एरियाज में ये स्ट्रैटेजी शुरू कर सकते हैं कि वहां हम सबको वैक्सीन लगाएं, ताकि वहां से संक्रमण आगे ना बढ़े, चेन ऑफ ट्रांसमिशन टूटे। और जैसे जैसे हमारे पास ज़्यादा वैक्सीन आनी शुरू हो जाए, हम बाकी देश में भी इस स्थिति को लेकर आने की संभावनाओं में रहे कि हम बाकी लोगों को भी वैक्सीन लगाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अब स्ट्रैटेजी चेंज होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ में एक आत्मचिंतन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लोगों के लिए भी, सरकार के लिए भी, कि हमारे जो भी कदम पड़ रहे हैं, चाहे वो लोगों के हों और चाहे सरकार के हों, क्या हम कोरोना बढ़ा रहे हैं या हम कोरोना घटा रहे हैं। अगर हम ये नहीं अब सोचेंगे तो फिर बहुत मुश्किल होगा। और आने वाले समय में हम कई स्टेट्स में जो है लॉकडाउन देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से अब लहर है कोरोना की, तो मुझे लग रहा है कि अब हम लॉकडाउन भी लहर के रूप में ही देखेंगे। जहां सबसे ज्यादा कोरोना होगा वहां लॉकडाउन की स्थिति आएगी। इसे ना सरकार रोक पाएगी और ना लोग रोक पाएंगे, क्योंकि जब आपका हेल्थ केयर सिस्टम बर्डन हो जाएगा, तब कोई तरीका नहीं है आपके पास, क्योंकि आपको चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकना ही रोकना होगा। आज मैं कितने सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो बेड्स के लिए भटक रहे हैं। देखिए, संकट हमारे सामने है, बिल्कुल। इसलिए मैं अंत में ये कहूंगा, लोगों को सरकार का जो करना है वो करेगी, मगर दोस्तों वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन जरूर लगवाइए। सरकार को सोचनी चाहिए, सबको वैक्सीन देने की अगर स्थिति में है तो फिर जरूर उसके बारे में सोचे। पर वैक्सीन लगने के बाद भी याद रखिए, आप लापरवाही करेंगे तो कुछ नहीं होगा। 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क जरूर पहने। हम एकजुट होकर कोरोना को अब भी हरा सकते हैं। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।